हेलो गाइस, वेलकम ऑल। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का स्वागत है यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। उम्मीद मैं यही कर रहा हूं कि सबके सब एकदम मज़े में हो, बढ़िया पढ़ाई चल रही है आपकी। और अगर नहीं चल रही तो यार करो अब स्टार्ट, बिकॉज नाउ इट्स द टाइम, है ना। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही है, सब बहुत प्रॉपर है। सो अब समय है दोस्तों आपका, समय है आपका जगने का, समय है आपको दोस्तों कुछ अच्छा करने का। सो एक बार उठिए फटाफट से, अच्छे से, बढ़िया से, और अपनी तैयारी में जुट जाइए। दोबारा से प्रिपरेशन जो है, अगर किसी बच्चे का ब्रेक भी लग गया है तो अभी फटाफट से दोबारा से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एशिया का पार्ट 2। दोस्तों एशिया हमने स्टार्ट किया था। एशिया में येस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया के बारे में बताया था मैंने आपको। मैंने बोला था एशिया को लगभग मैं अगर बात करूं तो हम 6 पार्ट के अंदर डिवाइड करते थे, आपको पता होगा। उनमें से एक पार्ट हमने कल डिस्कस किया था, दैट इज द ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? अगर मैं बात करूं आपका ईस्ट एशिया में, तो सर कंट्री आता है आपका चाइना, कंट्री आता है आपका हांगकांग, उसमें हमने हांगकांग पढ़ा जो कि चाइना का ही पार्ट है, मकाओ। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, अभी आज पढ़ेंगे जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो कोरियन पेनिनसुला के अंडर आता है, ताइवान। ये सारी कंट्री जो है आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब हमारा ईस्ट एशिया कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल मूव टू द साउथ ईस्ट एशिया, जिसको हम क्रॉस रोड ऑफ साउथ एशिया कहते हैं। दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया यूपीएससी के अंदर साउथ ईस्ट एशिया से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। लाइक आपका, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी है और आइलैंड कंट्री हैं सारे के सारे, और तो वहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। कहाँ से? साउथ ईस्ट एशिया से। सो अगर एशिया से क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबल जो जगह हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सो वो क्या होगी? आपका साउथ ईस्ट एशिया। सो विल डिस्कस दैट वन बाय वन, फटाफट उनको डिस्कस करेंगे। बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, क्या कि एक बार फटाफट यार लाइक कर दो और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। फटाफट से यार वीडियो को शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चे जो है वो हमारे साथ में जुड़ पाएँ, ठीक है। ये महान आदमी कौन है यार? ये मतलब ये सबसे पक्के मेरे फ़ैन हैं जिन्होंने 4 लोगों ने डिसलाइक किया हुआ है, बिकॉज अभी लेक्चर शुरू ही नहीं हुआ है, ठीक है। और ये भाई साहब को, इनको लग गया कि लेक्चर ख़राब है, कोई टेंशन नहीं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एशिया यूपीएससी सीएससी 2020 और 2021 के लिए हम बात करते हैं। सुमित 10 जो है ये अपना कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। आप याद रखिएगा जब भी आप मेरे साथ जुड़ेंगे अनअकैडमी पे, आप कोड क्या यूज़ करेंगे? सुमित 10। एक बात मैं बता देता हूँ दोस्तों, इंडिया के टॉप एजुकेटर जो है वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। मैं हूँ इंडिया के अन्य जो टॉप एजुकेटर्स हैं वहाँ पे क्लास ले रहे हैं। आप आ सकते हैं दोस्तों, और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि अनअकैडमी प्लस पे आओ, अनअकैडमी प्लस पे आओ, बिकॉज मुझे पता है यार अगर आप वहाँ आते हो तो यू विल एबल टू नॉट ओनली क्वालिफाई दिस एग्जाम बट यू विल एबल टू सिक्योर अ वेरी गुड रैंक। आप बहुत अच्छी रैंक जो है यहाँ से वो निकाल पाओगे, ठीक है। आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट दैट। बस जल्दी है, समय है, बस आपके आने का समय है, इंतजार है वहाँ पे आपके ज्वाइन करने का। फटाफट आइए, ज्वाइन कीजिए। आप ज्वाइन करोगे, देखो ये अभी वर्तमान का मेरा कोर्स चल रहा है, दिस इज द हाईएस्ट रेटेड कोर्स। उसके बाद ये भी कोर्स वहाँ पे मिलेगा आपको, इंडियन ज्योग्राफी भी मिलेगा, इकोलॉजी, सारे कोर्स मिलेंगे। बस आपको कोड क्या यूज करना है? सुमित 10। येस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द एशिया। एशिया मैंने बताया था एरिया कितना है आपका दोस्तों? एरिया है 4,36,08,000, ठीक है। ये लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड ऑलमोस्ट उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, एक्सेप्ट दिस पार्ट, ठीक है। ये पार्ट है आपका, दिस इज द पार्ट ऑफ सम पार्ट ऑफ द इंडोनेशिया। अगर मैं उसको छोड़ दूं, आइलैंड्स को छोड़ दूं मैं, सो एंटायर एशिया इट कम्स अंडर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर में आपका आता है। ओनली सम पार्ट, ये मैंने बता ही दिया। नॉर्थ से साउथ की लेंथ करूं मैं अगर बात तो 6,440 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट की बात मैं करता हूं तो 9,650 किलोमीटर जो है इसकी क्या होती है दोस्तों? ईस्ट से वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई इसकी होती है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड का 13 गुना बड़ा है, भारत के साइज के 13 टाइम्स ग्रेटर देन द साइज ऑफ द इंडिया। मोस्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पर है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट क्या है? ये रहा। लोवेस्ट पॉइंट ये रहा दोस्तों। हाईएस्ट टेम्परेचर हमने तिरत तस्वी इजराइल के अंदर में हमने ऑब्जर्व किया था, तिरत तस्वी के अंदर, है ना। वैसे ऑल ओवर कहाँ पर है दोस्तों? ऑल ओवर बताओ कहाँ पर है? ऑल ओवर जो था आपको पता होगा, मैंने अफ्रीका के अंदर आपको पढ़ाया था कि ऑल ओवर कहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। लोवेस्ट टेम्परेचर कहाँ है? वर्कोयांसक। वर्कोयांसक कहाँ है दोस्तों? आपका रशिया के अंदर। सिचुएशन मैंने आपको कल हमारी बात हुई थी तो मैंने बताया था, देखो ऊपर है मेरे पास यहाँ पर क्या? आर्कटिक सी, है ना। ऊपर है मेरे पास आर्कटिक ओशन, टोटली इट्स कंप्लीटली फ्रोजन ओशन है आपका, फ्रोज जमा हुआ है। इधर अगर मैं बात करता हूं मित्रों तो यहां पर है मेरे पास क्या दोस्तों? हियर लाइज द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। नीचे अगर मैं यहां पर बात करता हूं मित्रों तो हियर लाइज द इंडियन ओशियन।
इसको बोलते हैं हम हिंद महासागर, और अगर इधर करते चलते हैं हम तो इधर आता है आपका मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो इधर आपका यहां से इसको अलग हुआ किया जाता है, किससे, आपका इधर आ जाता है यूएसए या मैं बोल दूं नॉर्थ अमेरिका। तो उससे कौन अलग करता है, यहां पर एक स्ट्रेट होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। सो बेरिंग स्ट्रेट जो है वो आपको अलग करती है इधर किससे, आपका यूएसए से। अगर मैं बात करता हूं उधर तो यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत है, ब्लैक सी है, कैसूस पर्वत है, कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर है, वो उसको अलग करते हैं किससे दोस्तों, आपका यूरोप से, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेलिस वहां पर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अफ्रीका से तो अफ्रीका से कौन अलग करता है, आपका रेड सी, लाल सागर और स्वेज कैनाल जो है। तो ये हमने लास्ट क्लास में आपका देखा था सिचुएशन से रिलेटेड चीजें। उसके बाद हमने बात किया था दोस्तों डिवीजन ऑफ एशिया। सो एज आई टोल्ड यू, मैंने बोला था कि एशिया को हम 6 अलग अलग भागों में बांटते हैं, एंड राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ईस्ट एशिया। आपको क्लियर पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ईस्ट एशिया। सो ईस्ट एशिया में अगर मैं बात करूं अभी वर्तमान में डिवीजन ऑफ एशिया के अंदर, तो आप याद रखो 6 पार्ट कौन कौन से, नॉर्थ एशिया, उसके बाद है ईस्ट एशिया, उसके बाद है साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, उसके बाद है साउथ एशिया, उसके बाद है वेस्ट एशिया, उसके बाद है सेंट्रल एशिया। व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ईस्ट एशिया, वी आर डिस्कसिंग दिस पार्ट मतलब चाइना आता है इसके अंदर। चाइना के बाद में आज पढ़ेंगे हम जापान के बारे में पढ़ेंगे, हम कोरियन पेनिनसुला के बारे में पढ़ेंगे, ताइवान के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये सारे पार्ट जो है हम डिस्कस करेंगे अंडर ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया के अंडर में सारी चीजें जो हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, पहला था हमारा रशिया, चाइना को मेरे बारे में मैंने बताया था, तीसरी लार्जेस्ट कंट्री है रशिया, और कनाडा के बाद में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। भारत के साइज का ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा है, ऑलमोस्ट 3 से भी ज्यादा है वैसे, बट अगर मैं ऑलमोस्ट अगर बात करूं, एक अप्रोक्सीमेट फिगर में आऊं, एक रफ फिगर पे आऊं, तो ऑलमोस्ट 3 गुना क्या है दोस्तों, ज्यादा है। लैटिट्यूड इतना, लॉन्गिट्यूड इतना, पॉपुलेशन जो है वो दुनिया की सबसे ज्यादा है। कैपिटल है पीकिंग या बीजिंग इसको बोलते हैं। मोस्ट पॉपुलस एंड द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज लाइज इन द ईस्ट ऑफ द एशिया। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, और तीसरी बड़ी कंट्री है आफ्टर रशिया एंड यूएसए, रशिया एंड कनाडा, और कंप्लीटली पूर्व आपका एशिया के पूर्व में होता है, इसलिए हम इसको ईस्ट एशिया के अंडर में भी काउंट करते हैं। इट शेयर्स इज बॉर्डर, देखो ऊपर अगर आप देखते हो तो यहां पर है दोस्तों, कल भी बताया था मैंने आपको, यहां पर है मंगोलिया, इधर क्या है दोस्तों आपका ऊपर रशिया, ठीक है, मंगोलिया, रशिया। नीचे अगर मैं बात करूं आपका तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया इधर है, और अगर मैं इधर बात करता हूं नीचे तो इधर अगर हम करें, ये तिब्बत वाला पार्ट जो है इट इज कनेक्टेड विद द इंडिया, ठीक है। सो यहां से आपका इसका बॉर्डर जो है वो लगता है, ठीक है, आपको पता ही है ये सारी बातें। अगली बात करते हैं दोस्तों इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज। तो मैंने बताया था पीकिंग के बारे में आपको, कैपिटल सिटी है, और एक शिप बिल्डिंग, इंपॉर्टेंट शिप बिल्डिंग आपके इंडस्ट्रीज के रूप में इसको जाना जाता है। संघाई की बात करूं मैं तो एक बड़ा पोर्ट है यहाँ पर, और चाइना का जो मेजर फॉरेन ट्रेड होता है वो कहाँ से जाता है दोस्तों, वो चाइना से ही, वहाँ से आपका संघाई से ही आपका हैंडल होता है। नैनकिंग की बारे में हमने बात की थी। नैनकिंग जो है ये आपका यांतेज कियांग नदी के ऊपर स्थित है। मैंने आपको बात किया था कि भारत उसका चाइना का जो सबसे बड़ी जो आपकी कॉटन मिल्स है, सूती कपड़ा उद्योग है, उनके लिए नैनकिंग को जाना जाता है। हमने बात की थी आपका यहाँ पर शेनयांग की, जिसको हम पिट्सबर्ग ऑफ चाइना भी बोलते हैं, हमने बात की थी आशान की, स्टील कैपिटल ऑफ द चाइना बोलते हैं, हमने बात की थी आपका शैंशी की बात की थी हमने। ये रीजन है जो लार्जेस्ट कोल रिजर्व यहाँ पर कोल्ड फील्ड जो है चाइना के वो पाए जाते हैं। ग्वांगझो फेमस है, ग्वांगझो इसलिए फेमस है कि ये आपका इसकी लोकेशन पास पड़ती है हांगकांग से, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये थोड़ा सा आपका फेमस भी है। सो ये सारी चीजें जो हैं हमने डिस्कस की इन द प्रीवियस क्लास। वी डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। वुहान के बारे में पता ही है आपको, वुहान तो वर्तमान में कितना मतलब कैसा टॉपिक है आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। नाउ विल मूव टू द हांगकांग। देखो यार, हांगकांग और चाइना वाला जो क्राइसिस है वो सभी को पता है ना। देखो हांगकांग क्या है सर हांगकांग जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी थी, है ना, अंग्रेजों की, जैसे हम क्या थे, वी आर ऑल्सो द ब्रिटिश कॉलोनी, हम भी तो ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर में आते थे। यस, वी आर ऑल्सो द ब्रिटिश कॉलोनी, हम भी ब्रिटिश कॉलोनी थी, हम भी ब्रिटिशर के अंडर में आते थे, ब्रिटिश जो शासन के अंदर में हम भी ब्रिटिश शासन के अधीन थे। सो वी आर ऑल्सो द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर, हम भी ब्रिटिशर की ही कॉलोनी थी। तो फिर क्या होता है सर, उसके बाद में हम ब्रिटिशर के कॉलोनी थे, हमने इंडिपेंडेंस ली, हम स्वतंत्र हो गए। ऐसे ही जो आपका हांगकांग है यहाँ पर, ये जो आपका चाइना है इसके साउथ ईस्ट एरिया में पड़ता है। यहाँ पर देखो हांगकांग दिखाया हुआ है मैंने।
सो हांगकांग जो है ये इधर पड़ता है। साथ ही साथ में अगर मैं हांगकांग की बात करूं तो हांगकांग के केस में क्या था, ये 1998 में इसको आज़ादी मिली। किससे? आपका इसको अंग्रेजों ने आज़ाद किया। सो 1 जुलाई 1997 को इट बिकम्स अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ द चाइना ऑन द जुलाई 1, 1997, है ना। देखो पहले अंग्रेजों के अंडर में था, है ना, अंग्रेजों ने इनको आज़ादी दी तो उसके बाद में इसको आपका चाइना को दे दिया गया और चाइना ने इसको अपने अंडर लिया एज अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। आप कुछ ऐसा समझ लो जैसे जम्मू कश्मीर के साथ में हमारे कुछ स्पेशल प्रावधान थे जब तक अपने आर्टिकल को डाइल्यूट नहीं किया था, आर्टिकल 370 को, तो कुछ इसी प्रकार से इसमें भी कुछ स्पेशल प्रावधान है और ये चाइना के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आता है। बट हाँ, इसको ऑटोनॉमी है, इसको कुछ स्वतंत्रता है जो यहां पर दी गई है। समझ में आ रही बात? 1997 में ये आया किसके अंडर में? आपका चाइना के अंडर में। चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जो था ये बना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इसका एरिया अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा एरिया नहीं है, 1071 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन कितनी है सर? पॉपुलेशन है इसकी दोस्तों 6.8 मिलियन इसकी जनसंख्या है। कैपिटल की बात करूं मैं, कैपिटल कौन सी है दोस्तों इसकी? विक्टोरिया। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा कंट्री है, छोटा सा देश है। मतलब ये लोग हांगकांग वाले अपनी कंट्री मानते हैं बट ये चाइना के अंडर में आता है। लेकिन अगर मैं पूर्ण रूप से कहूँ तो इसको कंट्री बोलना मुनासिब नहीं है, ठीक है, तो कंट्री नहीं बोलेंगे हम। सिचुएशन कहाँ है मैंने आपको बता दिया। आपका दोस्तों ये साउथ ईस्ट में लाई करता है, एक रिवर है जिसका नाम है सीकियांग, ठीक है। तो सीकियांग नदी के ऊपर ये स्थित है, सीकियांग, और सीकियांग नदी पर ये एक और भी स्थित है जिसको हम बोलते हैं मकाओ। सो इट इज लोकेटेड इन द माउथ ऑफ रिवर सीकियांग। सीकियांग के माउथ पर ये आपका लोकेटेड है। इंडस्ट्री अगर मैं बात करूं तो दुनिया का ना दोस्तों लीडिंग टॉय प्रोड्यूसर है एंड दी अदर लाइट इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो लाइट वाइट बनती है, ठीक है, जो चाइनीज आइटम बहुत सारे बनते हैं वो सारे के सारे हांगकांग से बन के आते हैं, ठीक है। टॉय के अंदर, खिलौनों के अंदर मैं बात करूं तो खिलौनों के अंदर में ये अनडिस्प्यूटेड, अभी के टाइम पर अनडिस्प्यूटेड किंग है। बहुत सारे खिलौने यहाँ पर चीप टाइप के आइटम जो है वो यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। वॉइस मिसमैच हो रहा है, 1 सेकेंड रुकिएगा। अगर वॉइस मिसमैच हो रहा है तो अभी मैं ठीक कर देता हूं। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। अभी सही है? आई थिंक नाउ इट्स क्लियर यार, मेरे साइड से क्लियर है। अभी सही आ रहा है? फिर यार ये चलो कोई बात नहीं। कुछ लोग कह रहे थे तो मैंने सोचा कि हो सकता है प्रॉब्लम हो तो अपन ने ठीक कर दिया उसको, ठीक है। अब ठीक कर दिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो गाइज, यार एक तो मतलब मुझे पता नहीं आप लोग इतने लेट क्यों आते हो, ठीक है। तो जितना आप लेट आते हो फिर क्या फ़ायदा है यार उसका, है ना। अभी भी देखो आ ही रहे हो धीरे धीरे। कहाँ क्या करते हो इस टाइम पे? फटाफट टाइम से आया करो, जल्दी से ज्वाइन किया करो, जल्दी से कनेक्ट हुआ करो ताकि जल्दी से मैं करवा सकूँ। फिर आप बोलते हो सर आप स्टार्टिंग में तो रिवाइज ही, इसलिए तो कराता हूँ, मुझे पता है आप जब तक आओगे तब तक मैं रिवाइज करा दूँ। अब आप ये सोचते हो कि सर शुरू में रिवाइज कराएंगे, हम खुद लेट आएंगे, तो फिर वो लेट का लेट होता चला जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और तुरंत जब भी जैसे ही देखो आप लोग, आप वैसे तो इतने अच्छे दोस्त बनते हो आप कमेंट बॉक्स में, और अगर दोस्त हो तो दोस्ती दिखाया भी करो, एक दूसरे का शेयर भी कर दो ताकि उसको पता चल जाए, है ना। मेरे को कुछ पड़ी नहीं है लेकिन स्टिल मैं जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट होता है मैं पहले आपको इंस्टाग्राम, उस पर टेलीग्राम पे आपका नोटिफिकेशन डालता हूँ, उसके बाद मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो आप भी यार आपस में शेयर कर लिया करो चीज़ों को, ठीक है। फटाफट से शेयर कर दिया करो और सेशन को लाइक जरूर किया करो। मॉर्निंग करंट अफेयर आज बहुत सारे लोग बिना लाइक के चले गए होंगे। चलिए दोस्तों, हांगकांग की बात कर रहे हैं तो इट्स बिकम अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ द चाइना, ये हमने पूरा पढ़ लिया है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो ऐसा जैसे चाइना के अंदर हांगकांग है ना, ऐसा एक और भी क्षेत्र है, ऐसा एक और भी रीजन है, एंड दिस रीजन इज नॉन एज द मकाओ। मकाओ भी वही है, थोड़ा सा आपका उससे ऊपर स्थित है। ये लगभग 442 साल तक आपका पुर्तगीज शासन के अंदर में रहता है। अब ये एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बन गया किसका, ये भी चाइना का है। एरिया बहुत छोटा देश है, 23 स्क्वायर किलोमीटर है ये, मतलब बहुत छोटी टेरिटरी है, 23 स्क्वायर किलोमीटर है। सिचुएशन अगर मैं बात करूं तो मकाओ इज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ हांगकांग। हांगकांग के वेस्ट में आपका लोकेटेड है ऑन द माउथ ऑफ सीकियांग रिवर।
दोनों के दोनों, चाहे वो हांगकांग की बात कर लूँ मैं आपका, चाहे मैं बात करूँ आपका किसकी दोस्तों, मैकाओ की, बोथ आर लोकेटेड ऑन द रिवर सी कियांग रिवर, दोनों के दोनों आपके सी कियांग नदी पर स्थित है। इट कंसिस्ट ऑफ द मकाओ पेनिनसुला एंड द आइलैंड ऑफ ताइपा एंड कोलेना। सो इसके अंदर दोस्तों आपका आइलैंड ऑफ कोलेना और आपका आइलैंड ऑफ ताइपा जो है ये आपके शामिल हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सर। अब बात करते हैं दोस्तों ताइवान। ताइवान कहाँ है दोस्तों, इसी के पास में, देखो चाइना के साउथ ईस्ट में यहां पर। ठीक है, अब देखो जो वन चाइना पॉलिसी है ना, वन चाइना पॉलिसी, उस वन चाइना पॉलिसी के अधीन अगर मैं बात करूं आपका, तो चाइना, ताइवान, हांगकांग, मकाओ, चाइना इन सबको क्या करता है, अपना पार्ट मानता है। इवन वो तो बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, साउथ चाइना सी को भी अपना भाग मानता है ना। लाओस था, उसका बस नहीं चलता तो मेरे हिसाब से कहेगा ऑस्ट्रेलिया भी मेरा है। इंडिया में भी उसने बहुत सारा टेरिटोरियल क्लेम किया हुआ है। ठीक है, ऊपर जो है रशिया से वैसे उसका अलाई है, नहीं तो मुझे लगता है रशिया में ना वो क्लेम करने लग जाए कि रशिया भी आधा मेरा है। तो ये चाइना के साथ में जो टेरिटोरियल, जो आपके वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है वो चाइना के साथ में है ही, हमारे भी हैं और बहुत सारे अन्य देशों की है। साउथ चाइना सी का मुद्दा सबको पता है कि नहीं पता, तो चाइना की आदत ही है यार। तो अगर मैं वन चाइना पॉलिसी की बात करूं तो वन चाइना पॉलिसी के अंदर में ताइवान को भी चाइना जो है वो अपना भाग बोलता है, अपना भाग बताता है। परंतु वास्तव में जो ताइवान है वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट कहता है कि वी आर द इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट स्टेट बताता है। अच्छा, ताइवान जो है दिस इज वेरी फेमस, बहुत फेमस है दोस्तों, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। छोटा सा देश है बट अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस है, बहुत ज़्यादा। सो देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। पहली बात तो लोकेशन आप देखोगे तो यहां पर स्थित है, आपका आइलैंड कंट्री है। ठीक है, तो इट इज लोकेटेड हियर। अगर मैं बात करूं तो चाइना के साउथ ईस्ट के अंदर में ये भी आपका लोकेटेड है। ठीक है, तो कैपिटल क्या है दोस्तों, कहां पर इसकी कैपिटल आपका ताइपाई। ठीक है, ताइवान की कैपिटल ताइपाई। सिचुएशन क्या है, ताइवान इज द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ द चाइना, मैंने पहले ही बता दिया था। इससे पहले जो है ना इसको हम फॉर्मासा कहते थे, है ना। इससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, इट इज नोन एज द फॉर्मासा। ठीक है, इसको हम फॉर्मासा बोलते थे, जिसके अंदर आपके आइलैंड के ताइवान और कुछ ऑफशोर आइलैंड हैं, कुछ अंदर और भी आइलैंड है। एक तो मेन आइलैंड ये रहा और कुछ और एक दो आइलैंड है जो शामिल होते थे। पहले इनको बोलते थे हम फॉर्मासा, बाद में नाम बदल के इसका नाम क्या रख दिया दोस्तों, आपका ताइवान। सो कैपिटल ताइपाई, सिचुएशन ताइवान टू द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ द चाइना। पहले इसको हम किस नाम से जानते थे आपका, पहले हम जानते थे फॉर्मासा के नाम से। इट इंक्लूड्स द आइलैंड ऑफ ताइवान, एज आई टोल्ड यू। इसके अंदर ताइवान का आइलैंड, ये जो मैं दिखाया आपको, ये तो था ही था, देखो ये तो था ही था। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो दो और ऑफशोर आइलैंड थे। ऑफशोर मतलब समुद्र के अंदर जाके, ठीक है। और जो समुद्र के अंदर जाके आइलैंड था उनका नाम क्या है आपका दोस्तों, क्यूमोय, और नेक्स्ट क्या है, मस्तू। सो दो ऑफशोर और आइलैंड थे ताइवान, इनको मिला के तो आज जो ताइवान है हमारे पास, तो इसके अंदर एक तो मेन जो ताइवान का आइलैंड है वो ही आता है। ठीक है, जो एक तो मेन आइलैंड है और दो क्या है दोस्तों इसके ऑफशोर आइलैंड है। दो ऑफशोर मतलब समुद्र में अंदर जाके है, और ऑफशोर आइलैंड जो होते हैं उनको हम क्या नाम से जानते हैं दोस्तों, दे आर नोन एज द क्यूमोय, और दूसरा क्या है आपका दोस्तों, मत्सू। ठीक है, दो आइलैंड आपके और है, तो कुल मिला के 3 आइलैंड है, बड़े और छोटे, जिनसे मिलकर हमारा बनता है क्या दोस्तों, आपका ताइवान। सो बता मैं पहले ही चुका हूं दोस्तों इसमें आपका, ठीक है, इसको मैं बता पहले ही चुका हूं। देखो चाइना कहता है कि मेरा पार्ट है, अब देखो वो तो मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, है ना, वो इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है, वो हम इंटरनेशनल IR के अंदर पढ़ेंगे कि क्या है और ये क्या नहीं है, ये मैटर पूरा का पूरा। बट हमारे लिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम, तो ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी नहीं है। सो इसलिए मैं बस इतना ही आपको बताऊंगा। ताइवान जो है अपने आप को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट क्लेम करता है, बट चाइना जो है उसको वन चाइना पॉलिसी के अंदर में अपना पार्ट उसको डिक्लेयर करता है। ताइपाई इसकी कैपिटल है, ठीक है। अर्लियर इट वाज नोन एज द फॉर्मासो, इसको पहले फॉर्मासो कहते थे हम, बट नाउ अगर मैं बात करूं इसका नाम क्या है, ताइवान। तो कुल मिला के इसमें एक मेन आइलैंड है और दो क्या है आपके दोस्तों, दो आइलैंड और हैं छोटे छोटे जो इसी का पार्ट हैं, जिनका नाम है कोमत्सू और दूसरा क्या है आपका दोस्तों, क्यूमोय। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को, यहां तक क्लियर है या नहीं है? फिजिकल ज्योग्राफी आएगी, सब्र करो, आपके ज्यादा कमेंट करने से फिजिकल ज्योग्राफी नहीं आएगी, जल्दी आएगी, डोंट वरी। ठीक है, वी आर प्लानिंग दैट थिंग, है ना, मैं प्लान कर रहा हूँ, सब चीज़ें बहुत जल्दी करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। बट थोड़ा सा सब्र दिखाओ, आप भी वेट करो, जो पढ़ाया जा रहा है अभी पहले उसको अप्रिशिएट करो, उसको पढ़ो, है ना। मैं एक टाइम पे 55 सब्जेक्ट नहीं चला सकता ना, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरी लिमिटेशंस हैं, मुझे ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती है, पूरा लेक्चर तैयार करना पड़ता है, तो एक दिन के अंदर मैं 500 लेक्चर नहीं कर सकता यार,
ठीक है। कहाँ से इतना काम, मतलब कंटेंट कहाँ से बनेगा, समझ रहे हो। सो क्वालिटी अगर चाहिए तो उसके साथ में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, इसीलिए दोस्तों आपको थोड़ा मतलब रुकना पड़ेगा, है ना। तो पहले हम या तो ये पार्ट ख़त्म करेंगे या इसके ऑल्टरनेट पैरेलल में चलाएंगे, तो अभी तो नहीं होगा, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, तब हम उसको देखेंगे, ठीक है। राजधानी ताइपे, परिस्थिति मैंने आपको बताई दी हिंदी वाले छात्रों के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज द जापान। देखो दोस्तों जापान कहाँ है, देखो दिस इज द जापान, ठीक है। ये रहा आपका जापान। अगर मैं उसी मैप में दिखाऊं आपको तो ये था आपका, देखो चाइना, इधर इंडिया, ये तो इंडिया है, पता होगा आपको, ये है चाइना, ठीक है। अब ये जो ऊपर चलते हैं ना इससे, तो ये रहा आपका जापान, ठीक है। मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं, दिस इज जापान, है ना। और यहां पर ये दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं कोरियन पेनिनसुला, ठीक है। दिस इज कोरियन पेनिनसुला। कोरियन पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है, पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड, है ना। जैसे अब इसमें आपको साफ साफ दिखेगा, दिस इज द कोरियन पेनिनसुला, दिख रहा है आपको, ये कोरियन पेनिनसुला इधर ये रहा, और इसके जस्ट इधर है ये जापान। तो जापान में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कुछ आइलैंड है बड़े बड़े, जैसे एक ये हो गया, ये हो गया 2 आइलैंड, ये तीसरा आइलैंड हो गया, ये 4th, कुल मिला के 4 आइलैंड हैं जिनसे मिलके जापान बनता है। कैपिटल क्या है दोस्तों जापान की, सभी लोग जानते हैं, कैपिटल है टोक्यो। 4 आइलैंड है जिनके मिलने से बनता है, उनका नाम है पहले का होकियाडो, दूसरा होन्सू, तीसरा आपका शियोकू और कोयोसू, ठीक है। 4 आइलैंड है जिनसे मिलकर ये बनता है आपका, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए। सो ऑलमोस्ट जो ये बनता है, ये 4 आइलैंड से मिलकर आपका जो है दोस्तों बनता है, 1 2 3 और 4 आइलैंड मिल गए और क्या बना लेंगे, जापान। अच्छा, जापान दोस्तों दुनिया में एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है, इतनी सारी प्राकृतिक आपदा यहाँ पे है जापान में, लेकिन जापान एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट का एग्जाम्पल जो है हमारे सामने सेट किया है। रिसोर्सेज बहुत कम है, ठीक है, लेकिन यार पर कैपिटा रिसोर्स का किस प्रकार से मैक्सिमम और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना है वो जापान ने पूरी दुनिया को दिखाया है, ठीक है। छोटा सा देश है लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में हो, ठीक है, चाहे प्लानिंग के मामले में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के मामले हो, किसी भी मामले में हो, एक लीडिंग कंट्री है। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में अपने आप में एक मुकाम इसने स्थापित किया था। अर्लियर देयर वाज अ नोशन, पहले एक नोशन हुआ करती यार कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं, दे आर ओनली द वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ डेवलप्ड कंट्रीज। केवल और केवल वेस्ट में जो कंट्रीज हैं उन्हीं को हम डेवलप्ड कंट्रीज का दायरे में रखते थे। बट पहली बार जब जापान ने अपने आप को बाहर दिखाया, दुनिया को दिखाया, तो पहली बार ये हुआ कि हाँ ठीक है भाई, एशियन कंट्री जो है वो भी डेवलप्ड कंट्री की लीग में आ सकती है। तो अर्लियर ऐसा नोशन था कि सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज या जो आपकी अमेरिकन कंट्रीज है ना, दे कैन ओनली बी इन द लीग ऑफ द एलीट कंट्री और दिस डेवलप्ड कंट्री। बट फॉर द फर्स्ट टाइम जब जापान ने करके दिखाया तो पता चला कि नहीं यार, कि एशिया की कंट्रीज जो हैं, एशियन कंट्रीज जो हैं, दे कैन ऑल्सो प्ले वेरी बिग रोल, वो भी कुछ बड़ा कर सकती हैं, वो भी कुछ अच्छा कर सकती हैं। सो पहली बार ये कब हुआ दोस्तों आपका, जब जापान ने करके दिखाया। सो जापान ने करके दिखाया पूरी दुनिया के अंदर कि हाँ भाई हम भी ऐसे नहीं, हल्के मत लेना हमें भी। सो जापान ने आपको दिखाया। सो जापान जो है साउथ ईस्ट एशिया, आपका ईस्ट एशियन कंट्री है एंड ऑल्सो वन ऑफ द एशियन कंट्रीज जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है आपका, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया 4 आइलैंड का समूह है, कैपिटल है टोक्यो। और देखो ये सब कब हुआ ना, जब मतलब आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, पूरी दुनिया में एक ही जगह ऐसी है जहां पर आपका एटॉमिक बम जो है गिराए गए हैं, है ना, हिरोशिमा और नागासाकी, 2 एटॉमिक बम यहां पे गिराए गए। बट स्टिल उसको भी ओवरकम करके आज एक दुनिया के सामने एक अलग ही एग्जाम्पल इस देश ने आपका सेट किया हुआ है। बहुत कुछ सीखने को जापान से यार हमें। कैपिटल है दोस्तों टोक्यो के अंदर। सिचुएशन मैंने बता दिया, 4 मुख्य आइलैंड है आपका। पहला है होकियाडो, उसके बाद है आपका होन्सू, उसके बाद है आपका शियोकू, और उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपका कोइशू। सो 4 आइलैंड है यहां पर, देखोगे आप, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। होकियाडो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है आपका, ठीक है। सो सबसे बड़ा आइलैंड हो गया होकियाडो। सो ये आ गया आपका, एंड द मेनी स्मॉलर। ये तो 4 बड़े आइलैंड है, छोटे छोटे तो बहुत हैं, ठीक है, छोटे छोटे बहुत हैं, छोटे छोटे चुरकुट आइलैंड की बात हम नहीं करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में मैंने बता दिया। दिस इज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इन द एशिया। एशिया के अंदर में सबसे अधिक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, सबसे अधिक औद्योगिकरण वाला देश अगर किसी को मैं मानता हूं जापान, एशिया के अंदर, दैट इज द जापान।
लिटिल कोल रिजर्व्स बट हैव डेवलप्ड ऑल इट्स HEP रिसोर्सेज। देखो ज्यादा एनर्जी रिसोर्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें इकोनॉमी को फ्यूल कौन करता है दोस्तों, इकोनॉमी जो है अर्थव्यवस्था को अगर आपको ग्रो करना होता है ना, तो अर्थव्यवस्था को ग्रो करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और जितने भी एशियन कंट्रीज है दे आर हेवीली डिपेंडेंट अपॉन द कोल, है ना। अगर मैं बात करता हूं आपका वेस्ट एशियन कंट्री या मैं बात करता हूं गल्फ कंट्री की, तो वहां पर क्या एनर्जी के नाम पे दे हैव ऑयल, वहां सब कुछ ऑयल से चलता है, ठीक है। वहां पर बिजली भी ऑयल से ही बनती है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका एशियन कंट्रीज, तो अपने यहां पर ऑयल रिसोर्स इतने हैं नहीं, तो हम क्या यूज करते हैं, हम बेसिकली कोल यूज करते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपका किसकी, अगर मैं बात करता हूं जापान की, तो जापान के अंदर में ऑयल रिसोर्स बहुत कम है, ठीक है। बहुत कम ऑयल रिसोर्स कह रहा हूं मैं आपका, ठीक है। एनर्जी रिसोर्स बहुत कम है, कोयला बहुत कम है, तेल बहुत कम है, लेकिन स्टिल उस कम चीज का कैसे अच्छे से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वो हमने सीखना चाहिए किससे, आपका दोस्तों जापान से, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीकों से इन्होंने अपने जो ऑयल रिजर्व है, जो अपने एनर्जी रिजर्व है, उनको इस्तेमाल किया है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल, अगर आपको एग्जाम्पल देखना है कि आपके पास उपलब्ध रॉ मटेरियल का आप कैसे सबसे अच्छे रूप से इस्तेमाल कर सकते हो, तो भैया उसका एग्जाम्पल आपके पास एक ही है, एंड दैट इज नथिंग बट, कौन है वो आपका एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल है आपका जापान, ठीक है। जापान एग्जाम्पल है उसका। लार्ज पॉपुलेशन एंड टेक्निकली बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बहुत, इससे देखो अभी कुछ टाइम पहले बात करूंगा, 2 से 3 साल पहले या 4 साल पहले मोदी साहब का एक इंटरव्यू में सुन रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि वो जापान की विजिट पे गए थे, तो जापान की विजिट से जब आए तो उन्होंने कुछ सीखा। क्या सीखा उन्होंने, क्या देखा उन्होंने, तो मैं आपको बता दूं। उन्होंने देखा कि यार वहां पर ना मतलब एक स्कूल का एक तगड़ा ही सिस्टम है, ठीक है। अपन यहाँ पे क्या करते हैं, भाई ठीक है, अपने अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ के आते हैं, बट जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में क्या होता है, फैमिलीज जो होती हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करती है। एक बंदा है, फिर दूसरा बंदा है, फिर तीसरा बंदा, फिर चौथा। तो पहले बंदे का, मान लो मेरा घर यहाँ है, तो मैं अपने बच्चों को लेके जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को वहां तक छोड़ के आऊंगा जहां तक दूसरे बच्चे के स्कूल, दूसरा बच्चा है, ठीक है। दूसरे बच्चे जाते हैं, तो मैं सपोज मेरे घर से 100 मीटर दूर पे एक दूसरा बच्चा है जो स्कूल में जाता है, तो वहां से जो उसके पेरेंट्स हैं, मैं अपने बच्चों को वहां तक छोड़ के आऊंगा। उसके बाद उसके गार्जियन जो है वो मेरे बच्चे को और अपने बच्चे को आगे तक एस्कॉर्ट करेंगे। तो एक चेन बन जाती है, जिससे देखो कितना प्रोडक्टिव काम है। या तो सभी लोग जाओ अपना काम छोड़ के, या आप अपने बच्चे को वहां तक छोड़ दो, फिर वो आपके बच्चे को, अपने बच्चे को आगे तक छोड़ देंगे, और ऐसे करके वहां पर आपका पूरा सिस्टम जो है चलता है। एजुकेशन सिस्टम वहां का बहुत ही अप टू डेट है यार। छोटे छोटे बच्चे टेक्नोलॉजी में मतलब बहुत ही माहिर है। डिजास्टर आपको पता ही है दोस्तों, है ना, ये जापान जो है इट कम्स अंडर द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पेरी प्रशांत पेटी के आसपास होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में भूकंप और ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होती रहती हैं। अगर मैं बात करूँ सुनामी से तो सब परिचित है यार, है ना। जापान के अंदर मतलब कितना बड़ा डिजास्टर हुआ था न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, सभी लोग उससे परिचित हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, आपका इतने नेचुरल आपके डिजास्टर है यहाँ पर, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, बट स्टिल जापान ने यार इतने अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया है ना। वहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना आपका, तो जापान के अंदर में इतना अच्छा जो अलार्म सिस्टम लगाया हुआ है इन्होंने, कि कोई भी अगर नेचुरल आपदा, कोई ऐसी आपका कोई इंसिडेंट होता है, तो पूरे के पूरे जापान के अंदर पूरा का पूरा जापान जो है वो अलर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब इनका जो आपका मेट्रोलॉजिकल सिस्टम है वो बहुत एडवांस है, ठीक है। ये जो फोरकास्ट करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग जो इनकी है बहुत स्ट्रांग है यार। समय से पहले आपको चीज़ों के बारे में फोरकास्ट कर दिया जाता है, ताकि आप जितने भी आपके प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं आप वो ले सको, ठीक है। मिटिगेशन बहुत तगड़े तरीके से किए हुए इन्होंने। तो मतलब बहुत अच्छे लेवल पर जापान ने अपने आप को प्लान किया। एक एग्जाम्पल है यार, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल मानता हूँ, ठीक है, इस कंट्री को, जापान को यार, ठीक है। इतनी सारी मुश्किलें होने के बावजूद हर तरीकों से मुश्किलों से घिरा हुआ है। इधर एक तरफ बात करें तो आसपास में दुश्मन देश भी सारे दुश्मन है ना। बहुत छोटा सा देश है, नेचुरल रिसोर्स इतने ज़्यादा है नहीं इसके पास, है ना। चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, लैंड रिसोर्स इतने हैं नहीं इसके पास, एक आइलैंड कंट्री है। लेकिन स्टिल बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं। भूकंप तो मतलब ऐसे आते हैं कि जैसे मतलब बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं यहाँ पे, भूकंप, सुनामी, ठीक है, बहुत आते हैं। लेकिन यार इन सब से उठा के इसने जो जापान ने अपनी पूरी वर्ल्ड के सामने जो एक छवि अपनी बनाई है, पूरी अपनी दुनिया के सामने, वो एक सराहनीय बात है अपने आप में, ठीक है। तो दोस्तों एक चैलेंज है, ठीक है, एक अपने आप में एक एग्जाम्पल है जिससे हमें भी बहुत सीखना चाहिए। चैलेंजेस विल ऑलवेज देयर। आप अपना कद कितना बढ़ाते हो ना, सब डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है। प्रॉब्लम तो हमेशा थी और हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी भी,
ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, आपका एटीट्यूड क्या है उसके प्रति, आप उसको किस प्रकार से लेते हो, वो डिपेंड करता है, वो आपको डिफाइन करता है। तो जापान के बारे में हमने देखा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों ये हिंदी में देख रहे हैं हम आपका। टोक्यो स्थिति जापान के 4 मुख्य द्वीप हैं आपका, होकिहाडो, होन्शु, शिकोकू और क्योसू। 4 द्वीपों से बना हुआ है और एशिया के पूर्वी तट से कुछ और भी आइलैंड है जो पूर्वी तट से थोड़े से दूर है, ऑफशोर आइलैंड है। महत्वपूर्ण तथ्य मैंने बताया, एशिया का सबसे अच्छा अधिक औद्योगिक देश है। थोड़े से कोयले के भंडार से इतने अच्छे तरीके से इन्होंने संसाधनों का इस्तेमाल किया हुआ है। कच्चे माल का किस प्रकार से अच्छे से इस्तेमाल करें, संभव उपयोग हो सकता है, सबसे अच्छा संभव उपयोग हो सकता है, आप जापान से सीख सकते हो। और बड़ी आबादी और तकनीकी रूप से आधारित शिक्षा प्रणाली जो है इसकी, वो बहुत ही अच्छी है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में बताऊंगा मैं। तो पहली इंपॉर्टेंट सिटी है दोस्तों, दैट इज टोक्यो। टोक्यो इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिटी जो हमें यहां पर पढ़नी है इन केस ऑफ द जापान। जापान के केस में पहली जो इंपॉर्टेंट सिटी है दैट इज टोक्यो। सो जापान इज द कैपिटल, टोक्यो इज द कैपिटल विच लाइज इन द मेनलैंड ऑफ द होन्शु। जो होन्शु आइलैंड है ना, उनके ऊपर ये आपका स्थित है ना। वर्ल्ड की दूसरी लार्जेस्ट सिटी मैंने आपको पहले बताया था। सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? मैक्सिको। जो मैक्सिको सिटी है ना, मैक्सिको देश की कैपिटल जो है मैक्सिको सिटी, उसके बाद वो तो सबसे बड़ी है, जनसंख्या वहाँ सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर दुनिया का कोई ऐसा प्लेस है जहाँ सबसे अधिक आबादी रहती है, तो वो कौन सी है आपकी दोस्तों? दैट इज टोक्यो। सो टोक्यो मैक्सिको के बाद में दुनिया की सबसे अधिक पॉपुलेशन, जनसंख्या को सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी सिटी है, लार्जेस्ट सिटी है आपका ये दोस्तों। यहाँ पर हैवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री और सीट ऑफ गवर्नमेंट टोक्यो से ही चलती है। जैसे भारत की गवर्नमेंट की सीट क्या है? दिल्ली, है ना। तो ऐसे ही आपका जो जापान है उसकी गवर्नमेंट की सीट क्या है दोस्तों? आपका दैट इज टोक्यो। सो टोक्यो इज द सीट ऑफ द गवर्नमेंट। जापान की कैपिटल है। जापान कैपिटल लाइज इन द मेन आइलैंड ऑफ द होन्शु आइलैंड के ऊपर ये आपका स्थित है और मुख्यतः हैवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, है ना। और आपका गवर्नमेंट की सीट है और हैवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है यहाँ पे वो आपका है। सो अगली बात करते हैं हम दोस्तों योकोहामा। ठीक है, देखो योकोहामा, यामा, कवास्की, सुजुकी, ये सारी ब्रांड कहाँ से आती है? आपकी सारी की सारी ब्रांड है। इवन जो मारुति सुजुकी है, मारुति के साथ में जो नाम लगता है मारुति सुजुकी, सुजुकी इज ऑल्सो अ जापानीज ब्रांड, है ना। हायाबुसा जापानीज बाइक है भाई, नहीं, हायाबुसा बहुत लोगों का प्रेम है। हायाबुसा इज द जापानीज बाइक, है ना। जापान की बाइक अभी बंद है यार, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ बस कब से आएगी, भगवान ही जाने यार। सो जापान कैपिटल लाइज ऑन द मेन आइलैंड, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद है योकोहामा। योकोहामा इज अ थ्राइविंग पोर्ट ऑफ द, एक पोर्ट है आपका, बहुत बड़ा पोर्ट है और 34 किलोमीटर आपका साउथ में है। कहाँ से? टोक्यो के 34 किलोमीटर साउथ में है। अगर मैं ये बात करूं तो योकोहामा जो है एक बंदरगाह है, एक बड़ा पोर्ट है यहाँ पर, ठीक है, और वहाँ से मेजर ट्रेड जो है आपका वो हैंडल यहाँ से किया जाता है। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द कवास्की के ऊपर चलते हैं। तो कवास्की जो है, जो बाइक नहीं देखी आपने कवास्की, ठीक है, निंजा, कवासाकी निंजा, वो भी वहीं बनती है। निंजा H2 दुनिया की जो फास्टेस्ट जो आपकी बाइक है, इंडिया की जो फास्टेस्ट बाइक है कवासाकी निंजा H2, ठीक है, तो वो वहीं पे तो मैन्युफैक्चर होती है आपका जापानीज। तो जापानीज हैं ये। तो जापान देख लो आप, बहुत मतलब टेक्नोलॉजी में आगे है। आपका टोयोटा किसकी है ब्रांड? टोयोटा भी जापान की ब्रांड है, नहीं, ठीक है, टोयोटा भी किसकी ब्रांड है? जापान। अगर मैं कुछ कंपनीज को छोड़ दें हम, टोयोटा भी बहुत अच्छी एशियन ब्रांड है और बहुत अच्छी गाड़ियां जो है बनाती हैं। टोयोटा हो गया, ठीक है, ऐसे ही कोरिया की ब्रांड होगी अपनी, क्या नाम है ये, क्या बोलते हैं इसको यार, क्रेटा किसकी है यार वो, ठीक है, Hyundai, है ना। तो ये है। तो मैं छोड़ दूं कुछ, आपकी ये जो कंपनी है वेस्टर्न कंपनी, आपका अमेरिका की एक बड़ी कंपनी है फोर्ड, ठीक है, बट फोर्ड की इतनी अच्छी गाड़ियाँ मुझे पर्सनली नहीं लगती, ठीक है। बाकी सारी की सारी जो अच्छी प्रीमियम कार्स हैं वो यूरोप में बनती हैं, BMW, ठीक है, मर्सिडीज़। उसके बाद आपकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपकी लेक्सस होगी। उसके बाद में अगर मैं और बात करूँ आपकी तो वोल्वो हो गया, ठीक है। सो ये सारी की सारी कैसी है? वेस्टर्न कार्स हैं सारी की सारी। लेकिन अगर मैं बात करूँ जापान से, तो जापान भी टोयोटा का बड़ा, टोयोटा जो है कंपनी वो जापान से ही है। तो जापान में कार और मतलब बेसिकली अगर हम मशीन में बात करें, मशीनरी प्रोडक्शन की बात करें, तो जापान जो है वो पीछे नहीं है, किसी भी वेस्टर्न कंट्री से आपका बेसिकली वो पीछे नहीं है, ठीक है। चलिए, जो टोयोटा के मालिक थे ना, तो उन्होंने किसी दिन ये बोला था, किसी टाइम पे उन्होंने बोला था, लैंड क्रूजर सुना आपने, टोयोटा की है, तो उन्होंने बोला था कि अमेरिका इज़ नॉन फॉर द बिग व्हील। अमेरिका जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए जाना जाता है,
तो उन्होंने बोला था कि हम अमेरिका ने हमारे ऊपर यहाँ पे बहुत डेंट पहुँचाया, किससे, आपका भाई जो हिरोशिमा और नागासाकी में बम फोड़ा था। तो उन्होंने बोला था कि अमेरिका इज़ अ बिग व्हील, और जितने भी वहाँ पर बिग व्हील जाएंगे ना, मैं अमेरिका को सेल करूँगा। और अमेरिका में एक मोनोपोली जो है आज भी है, टोयोटा काफ़ी मतलब फेमस है वहाँ पर, काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ पर, ठीक है, टोयोटा जाती है। इंडियन कंपनीज भी हैं, जैगुआर वैसे थी यूके की, बट इंडिया जो टाटा साहब ने, जो रतन टाटा जी ने, उसने उसको अक्वायर कर लिया है, आप लोगों को पता ही होगा इस बारे में। तो क्वास्की जो है यहाँ पर भी, ये भी आपका फेमस है दोस्तों, क्वास्की इंजीनियरिंग, मराइन इंजीनियरिंग के लिए, समुद्री इंजीनियरिंग के लिए, और भी बहुत सारी है, जैसे सीमेंट वेमेंट यहाँ पे बनती है, ग्लास का वर्क यहाँ पर होता है, तो इट्स सेंटर फॉर द मराइन इंजीनियरिंग, सीमेंट वर्क एंड द ग्लास वर्क्स, इनके लिए इसको जाना जाता है। टोक्यो हमने हिंदी में देख लिया, टोक्यो, उसके बाद है आपका योकोहामा, और क्या है आपका कावासाकी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योटो, किसको नहीं पता क्योटो के बारे में, ठीक है। क्योटो इज द क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो जो है वहीं पर आपकी प्रोटोकॉल साइन हुई थी, किसकी, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए थी दोस्तों, इट इज बेसिकली फॉर द CO2, वैसे हम बोल रहे हैं तो ग्रीन हाउस गैस के कंट्रोल के लिए थी। क्योटो इज द मिटिगेशन, क्योटो जो है वो हमने जो आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी उसको किस प्रकार से हम रिड्यूस करें, ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, ग्रीन हाउस गैस कम, और ग्रीन हाउस गैस सबसे मेजर गैस कौन सी, CO2। तो किस प्रकार से हम ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, उसके लिए आपकी एक संधि साइन हुई थी, दैट ट्रीटी इज नोन एज द क्योटो प्रोटोकॉल। सो क्योटो के अंदर में वो साइन हुई थी आपका। इंपीरियल कैपिटल ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, वैसे क्योटो में साइन हुई थी संधि, बट वैसे अगर हम बात करें तो क्योटो जो इट इज नॉन फॉर इट्स ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, उसके जो पुराने हस्तशिल्प हैं, हस्तशिल्प हाथ से बने हुए जो उत्पाद हैं, उनके लिए इसको जाना जाता है। नगोया के अंदर भी संधि हुई थी, नगोया प्रोटोकॉल, आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों। नॉन फॉर द डेट्रॉइट ऑफ द जापान, अब डेट्रॉइट क्या होता है बताओ मुझे, डेट्रॉइट क्यों फेमस है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अब सही से इस्तेमाल करो क्योटो प्रोटोकॉल का, ठीक है। अब मैं आपको मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूं, डेट्रॉइट कह रहा हूं मैं आपका, मैं बोल रहा हूं कि नगोया जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज द डेट्रॉइट ऑफ जापान। इट मींस व्हाट, डेट्रॉइट ऑफ जापान जब मैं बोलता हूं इसका मतलब क्या है, क्या होता है यहां पर, नॉन फॉर डेट्रॉइट ऑफ जापान फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर प्लांट्स। ऑटोमोबाइल मतलब जो है गाड़ियां के लिए जाना था। डेट्रॉइट के अंदर भी आपका, अगर मैं बात करूं गाड़ियों का, और आपका एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स जो है वहां पर बनते थे, कहां पर, आपका डेट्रॉइट्स के अंदर। एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द टेक्सटाइल मिल्स, अगर मैं कपड़ा उद्योग की बात करूं तो वहां पर भी नगोया है, वहां पर पाए जाते हैं कॉटन, वूल, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर जो है यहां पर बहुत ज्यादा भारी मात्रा में नगोया के अंदर में बेसिकली बनाए जाते हैं, ठीक है। नहीं पाया का क्या मतलब है, ठीक है। क्योटो हो गया, मतलब डाउनलोड करने पे पड़े हैं सब लोग चाहते हैं बस PDF मिल जाए, कैसे, है ना सर, हम नहीं कर सकते, हम ना नोट्स बना सकते हैं, हम नहीं करेंगे, आप बस ये PDF दे दो हमें, बस PDF ले लो, कुछ नहीं होगा PDF से, ये तो सब किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है। किताबें उठाओ, 2-4-5 किताब पढ़ोगे, सब कुछ लिखा हुआ है, किताबों में सब लिखा हुआ है, ठीक है। मेन चीज़ है ध्यान दो, मेन चीज़ अपने नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, वो बेटर होता है। PDF के चक्करों मत पढ़ो, PDF कहाँ से मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, क्योटो नगोया हिंदी में दोस्तों, मैं हट जाता हूँ अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो क्योटो क्या है दोस्तों, देश की राजधानी है आपका, है ना, ये तो देख ही लिया, अब क्या बात करें। नॉर्थ कोरिया, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोरियन पेनिनसुला, ये देख रहे हो आप, दिस इज द कोरियन पेनिनसुला, है ना, चाइना से जस्ट टच में आपका नॉर्थ कोरिया, और उसके नीचे क्या आपका साउथ कोरिया। तो पहले बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, है ना। नॉर्थ कोरिया कैपिटल क्या है, प्योंगयांग कैपिटल है इसकी, है ना। इट ऑक्यूपाइज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोरियन पेनिनसुला, कोरियन प्रायद्वीप का उत्तरी भाग जो है वो इसके अंडर में आता है। अच्छा, इसके अंदर कुछ खास ऐसा है नहीं बहुत बड़ा कुछ जानने वाला, क्योंकि सारे के सारे नेगेटिव चीज़ों की वजह से ये न्यूज़ में रहता है। यहाँ का जो तानाशाह है, तानाशाह शासक जो है, उसकी वजह से इसको जाना जाता है, ठीक है। बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लगता नहीं है नॉर्थ कोरिया। सो प्योंगयांग इट ऑक्यूपाइज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोरियन पेनिनसुला। कोरियन पेनिनसुला, हाँ ये आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, कोरियन पेनिनसुला कहाँ है। देखो ये रहा, दिस इज द कोरियन पेनिनसुला, मैंने यहाँ पर भी दिखाया था बड़े मैप में, अगर आपको देखना है दोस्तों ये रहा, ठीक है। हियर आपका ये जापान, देखो ये रहा,
दिस इज कोरियन पेनिनसुला। आई होप आपको दिख रहा हो, ये कोरियन पेनिनसुला है जो जस्ट आपका किससे जुड़ा हुआ है, आपका इट इज जस्ट कनेक्टेड विद द चाइना, चीन से आपका ये कनेक्टेड है। ओके, चाइना से क्या है दोस्तों आपका कनेक्टेड है। दिस इज द कोरियन पेनिनसुला, नॉर्थ कोरिया एज वेल एज द साउथ कोरिया आपका कनेक्टेड है ना, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया की बात हम कर रहे थे दोस्तों, साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल, ठीक है। ये भी यार बहुत डेवलप्ड है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के मामले में। अगर मैं बात करूं तो इसका भी यार बहुत मतलब सिक्का चलता है इलेक्ट्रॉनिक से। सैमसंग की बात कर लो आप, है ना, सैमसंग इसी का तो है। सैमसंग पूरी दुनिया में छाया हुआ है एलईडी के अंदर, डिस्प्ले मतलब, या मोबाइल फ़ोन की बात कर लो आप, ठीक है। सैमसंग के अब एसी भी आते हैं, सैमसंग के, ठीक है, फ्रिज भी आते हैं, तो सब कुछ आता है। सो सैमसंग के जो है वो कोरिया की ही कंपनी है ना। तो कोरिया ऐसा नहीं है टेक्नोलॉजी के मामले में, कोरिया जो है वो काफ़ी आगे है। सो साउथ कोरिया कैपिटल क्या है दोस्तों आपका, सियोल। इट ऑक्यूपाइज द सदर्न पार्ट ऑफ द कोरियन पेनिनसुला, कोरिया के दक्षिणी भाग पर आपका ये आपका स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट जगह है दोस्तों आपका, इंपॉर्टेंट जगह पहली है, ठीक है, उल्सान, ठीक है, ये दो है आपकी। नेक्स्ट है आपका पोंग। सो इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन और स्टील के लिए जाना जाता है। और उल्सान की बात करें तो एक पेट्रोकेमिकल प्लांट है सिचुएटेड हियर एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट शिपयार्ड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। शिपयार्ड समझते हो, यार्ड का मतलब है जहां पर आके खड़ी होती है कुछ चीजें। तो यहाँ पर जो बोट वगैरह है, बड़े बड़े कंटेनर जो है वो आके इस यार्ड में खड़े होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं शिपयार्ड। सो दिस इज द लार्जेस्ट शिपयार्ड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा शिपयार्ड अगर मैं बात करूं तो कहां पर है आपका, उल्सान साउथ कोरिया के अंदर है। हिंदी में देख लो दोस्तों, हिंदी में राजधानी सियोल है, ठीक है। उसके बाद पोहांग, लोहा और इस्पात उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र। उल्सान की अगर मैं बात करूं तो पेट्रोकेमिकल प्लांट है यहां पर, और दुनिया का सबसे बड़ा शिपयार्ड जो है वो यहीं पर स्थित है। दुनिया के सबसे बड़े शिपयार्ड में से एक है, कहां पर दोस्तों आपका, उल्सान के अंदर। आगे बढ़ते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, क्रॉस रोड ऑफ द कल्चर, साउथ ईस्ट एशिया। देखो ईस्ट एशिया कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। सो ईस्ट एशिया इज कंप्लीट, ईस्ट एशिया मेरा कंप्लीट है। नाउ अब है किसके बारे में दोस्तों आपका, साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इंपॉर्टेंट पार्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, फॉर द यूपीएससी। यूपीएससी के हिसाब से अगर मैं सबसे जरूरी भाग की बात करूं तो वो कौन सा है आपका दोस्तों, दैट इज द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया इज ऑल्सो नोन एज द क्रॉस रोड ऑफ द कल्चर, इसको क्रॉस रोड ऑफ द कल्चर भी कहते हैं। गाइज एक बार लाइक करो यार वीडियो को, अब लाइक अगर मैं ना बोलूं तो आप करोगे ही नहीं, है ना। लाइक किया करो यार, ठीक है, ये हमें थोड़ा सा एनकरेजमेंट देता है, समझ रहे हो। सो लाइक किया करो, वीडियो को शेयर भी किया करो, है ना। बाकी आप नहीं करना चाहते हैं तो इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन, है ना। चलिए, साउथ ईस्ट एशिया जो है दैट इज द क्रॉस रोड ऑफ द कल्चर, मैंने बता ही दिया आपको। अच्छा, साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से देश आपके आते हैं, तो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे पहले अगर मैं कंट्रीज देखूं आपका तो यहां पर लिखा हुआ है, देखो साउथ ईस्ट एशिया में आता है इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम एंड फिलीपींस। यहां से क्लियर नहीं दिख रहा, इसमें आपको क्लियर दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। इधर इंडिया, बांग्लादेश, यहां पर है देखो म्यांमार, दिस ऑल ये सब साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। लाओस, थाईलैंड, ठीक है, उसके बाद वियतनाम, उसके बाद इधर है कंबोडिया, इधर अगर मैं बात करूं आपका मलेशिया, ये है सिंगापुर, और इधर ये नीचे जो है आपका दिस इज इंडोनेशिया। तो कुल मिला के इस सारा पार्ट जो है ये आता है किसके अंदर में आपका दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया के अंडर में ये आता है आपका, ठीक है। क्लियर रहेगी ये बात सबको, बताओ भाई क्लियर है। मैप दिख रहा है, मैप विजिबल है या नहीं है एवरीबॉडी, मैप विजिबल है। अश्विनी अभी रिवर्स आएगी, आगे पढ़ेंगे यार रिवर्स के बारे में, फिजिकल पार्ट में आता है रिवर। आप शायद लेक्चर पूरे देखते नहीं हैं, अभी सिर्फ मैं पॉलिटिकल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है यार। मैं कितनी देखो हर बार देखो, आज फिर कुछ बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर आप बार बार एक चीज़ को रिपीट करते हो, देख रहे हो, मतलब हम कर लेते हैं लेकिन फिर भी पता नहीं है तो ध्यान नहीं है आपका। या अश्विनी शायद अभी लेक्चर पुराने देखे नहीं है। अप्रोच कुछ ऐसी होती है, देखो कोई भी मैं पार्ट कर रहा हूँ ना, जैसे ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं,
ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने स्टार्ट क्या किया, हमने बताया आपका 5 क्या है मेरे पास, कॉन्टिनेंट है, 5 मेरे पास महाद्वीप है ना। अब पांचों महाद्वीप, 7 महाद्वीप है मेरे पास, सातों महाद्वीप को मैंने पढ़ा। जैसे हमने खत्म किया पहले नॉर्थ अमेरिका को, ठीक है, सॉरी, सबसे पहले हमने साउथ अमेरिका को किया, फिर नॉर्थ अमेरिका को किया, इसके बाद में हमने तीसरा कॉन्टिनेंट पूरा किया कंप्लीट, जिसका नाम था अफ्रीका। उसके बाद हम चौथा कॉन्टिनेंट पूरा कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया। अब हम किस पे आ गए हैं दोस्तों, आपका 5वें कॉन्टिनेंट पे, दैट इज एशिया। ठीक है, अब मेरी अप्रोच क्या होती है जब भी कोई कॉन्टिनेंट में शुरू करता हूं, पहली बात तो मैं कॉन्टिनेंट पढ़ रहा हूं। एशिया के बाद में हम क्या करेंगे, एशिया के बाद में हम देखेंगे यूरोप के बारे में, और फिर क्या देखेंगे हम दोस्तों, फिर आपका आर्कटिक और एंटार्क्टिक के बारे में हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट करके ऐसे करके मैं पूरा कर दूंगा इसको। अब अप्रोच क्या होती है, कोई भी कॉन्टिनेंट स्टार्ट करता हूं मैं, लेट से मैंने स्टार्ट किया क्या, एशिया, तो इसकी 2 टाइप में मैं डिवाइड करता हूं इसको। अप्रोच मेरी ऐसे होती है, पहले हम देखते हैं दोस्तों पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ठीक है, पॉलिटिकल में क्या होगा, किसी भी देश में अगर मैं बात करूं, सपोज मैं एशिया में बात कर रहा हूं, महाद्वीप में, तो इसके अंदर क्या आएगा, पहले आएगी दोस्तों इसके अंदर कितनी कंट्रीज हैं। ठीक है, कितनी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज से रिलेटेड फैक्ट्स क्या क्या हैं, तो पहले हम वो पढ़ते हैं, फैक्ट्स क्या क्या हैं, या कुछ स्पेशल चीज है किसी कंट्री में, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बातें होंगी आपकी। दूसरा जो पार्ट होता है ना दोस्तों, ये होता है फिजिकल पार्ट। फिजिकल का मतलब क्या होता है, फिजिकल के अंदर में मैं जितने भी नेचुरल फीचर हैं वो पढ़ाऊंगा सारे सारे। अगर माउंटेन है तो भी पढ़ेंगे, प्लेटू है तो वो भी पढ़ेंगे, ठीक है, कोई प्लेन है तो वो भी पढ़ेंगे, कोई डेजर्ट है आपका तो वो भी पढ़ेंगे, कोई रिवर है आपकी तो वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, जितने ऐसी चीजें हैं ना एक्सेट्रा, इस सब का सब हम दूसरे पार्ट में करते हैं, सेकंड सेगमेंट में करते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं वो हम वी आर फोकसिंग ऑन द फर्स्ट सेगमेंट। हम कहां पर डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग पॉलिटिकल एस्पेक्ट, हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट अभी हमारा शुरू होगा यार, फिजिकल पार्ट। फिजिकल पार्ट में जितने डिटेल से मैं पॉलिटिकल करा रहा हूं उतने ही डिटेल से मैं फिजिकल भी कराऊंगा। तो प्रॉब्लम क्या है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो जल्दबाजी मत करो, ठीक है, बस बने रहो साथ, बढ़िया से तैयारी करते रहो, देखते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं किसी भी प्रकार की, समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत अच्छे तरीके से कवर कराया जाएगा, बट हर चीज का समय होता है। अभी रिसोर्स बता तो रहा हूं मैं सबके सब, ये रिसोर्स ही तो थे। देखो वही फिर अगेन मैं कह रहा हूं, अजीत ने पूछा मेरे से, शायद अजय देखो एक बात बताओ, ये क्या है। अब आपको क्या लगता है अगर मैं सारी चीजें बताने लग गया तो आप कर पाओगे। अगर मैं एक कंट्री को उठा लूं ना, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, एक अकेला इंडियन ज्योग्राफी में 4 से 5 महीने खत्म होता है। तो अगर मैं एक नॉर्थ कोरिया की पूरी ज्योग्राफी आपको कंप्लीट पढ़ाने लग गया तो कितने दिनों में होगा, सोचो, होगा ही नहीं। अभी तो मैंने बताया इंपॉर्टेंट, देखो पेट्रोकेमिकल प्लांट है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, दीज आर द रिसोर्सेज ना। ठीक है, ये रिसोर्सेज ही तो हैं, और कुछ बड़ी चीज होगी। मैंने क्या बताया, ऐसी चीज जो एग्जाम के, देखो आप स्कॉलर नहीं बन रहे हो, आप कोई बीए के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप इसके अंदर कोई पीएचडी नहीं कर रहे हो ज्योग्राफी के अंदर, आप इसके अंदर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो। आप समझो, या तो ना मास्टर कर रहे हो आप, ना ग्रेजुएशन कर रहे हो, ना ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, और ना ही आप इसमें डॉक्टर की डिग्री, डॉक्टरेट कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो दोस्तों, आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसका नाम है यूपीएससी। तो उस एग्जाम की ज़रूरतों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उस एग्जाम के लिए सिर्फ इतना है कि आपको कंट्रीज़ को पता होना चाहिए। ठीक है, कल को आपको सिर्फ कंट्रीज़ का पता होना चाहिए, और उस कंट्री से कुछ स्पेशल चीज़ें हैं 1-2, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो बस मैं वो आपको काम मैं यहाँ पे करा रहा हूँ बहुत डिटेल के अंदर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप सारी चीज़ें पढ़ने लग जाओगे, मतलब ही नहीं बनता कोई। बहुत सारी रिवर है छोटी मोटी, चाइना के अंदर क्या छोटी नदी है, थोड़ी नदियाँ हैं क्या, बहुत नदियाँ हैं, बट सारी पढ़ लोगे, पढ़ लो, छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूँ कि सारी याद कर लोगे। ऐसे 200 के आसपास देश है पूरे दुनिया के हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर में। आप सबकी ज्योग्राफी अगर पढ़ने लग गए ना, ठीक है, तो एक की ज्योग्राफी में कम से कम 1 साल मान लो आप, तो 200 साल लग जाएंगे आपको पढ़ने में, कंप्लीट करने में सारी ज्योग्राफी। ठीक है, 200 साल ज़्यादा बोल दिया मैंने, है ना, बट हाँ इतना टाइम लग जाएगा। तो हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो सब्जेक्ट की डिमांड देखो, यूपीएससी क्या डिमांड करता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, ये बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे रैंडम अगर मैं पढ़ने लग गया ना, कुछ भी कहीं से मैं उठा के मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ, कहीं से भी मत्था मार रहा हूँ, तो फायदा नहीं है उसका। सो इसीलिए टू द पॉइंट चलो, और जो अप्रोच है मेरी उसको समझा करो कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपके लिए गलत बताई जाएगी, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे से की जा रही है। सो ये रिसोर्स के बारे में ये इतना पढ़ो बहुत है। आपको फिर कोई कहेगा सर ह्यूमन रिसोर्स भी बताओ यहाँ पे, है ना,
ह्यूमन रिसोर्स यहाँ का कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट है, कई बार अफ्रीका से पूछ लिया जाता है, निग्रो वगैरह का मैंने आपको बताया। साउथ अमेरिका से पूछ लिया जाता है, मैंने आपको बताया साउथ अमेरिका के अंदर ह्यूमन रिसोर्स। तो मैं वो बता रहा हूँ जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ऐसी जगह जिससे कुछ पूछा ही नहीं जाता, क्या उसका क्या बताऊँ मैं? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है, चाइना, इनसे कुछ नहीं पूछा जाने वाला, ठीक है। एग्जामिनर ऐसा नहीं है पागल जो इनसे कुछ पूछेगा, ठीक है। यहाँ से कभी नहीं आएगा क्वेश्चन। कहाँ से आता है? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स होते हैं ना, उनसे आता है क्वेश्चन। और फिजिकल फीचर हम बहुत डिटेल में करेंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। अच्छा, अगली क्लास के अंदर में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर में मैं मैप सभी के पास चाहता हूँ। आगे जो है आपकी मैप बिल्डिंग एक्सरसाइज हम करने वाले हैं इसके अंदर। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ यार, एक मैप आपके पास सभी के पास हो। सॉरी यार, सुबह भी से भी छींकें आ रही थी, अभी भी मुझे लगता है कि तबीयत खराब होनी निश्चित है। नहीं, अरे नेगलेक्ट करने की बात नहीं है यार। समझो आप बात को, ठीक है। देखो मेरे लिए ना आप सभी लोग बराबर हो, ठीक है। और मैं कोशिश क्या करता हूँ, सब लोग यहाँ से सीख के जाओ। आप आए हो ना, अपना 1 घंटा दोगे यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चा यार आता है 1 घंटे यहाँ पे रुकता है, उसको कुछ सीख के जाए वो यहाँ से, अच्छी चीज़ें, है ना। उसको ये ना लगे कि यार समय ख़राब हो गया मेरा, वो मैं नहीं चाहता। तो नेगलेक्ट करने की बात नहीं है। आपके एक एक बंदे के जो आपके ग्रीवियांसेस हैं, जो समस्याएं ना, शिकायतें, उनका समाधान तो होगा, ठीक है। और मैं ऐसे में आपसे कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई डांट नहीं लगा रहा हूँ कि आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो। मैं जस्ट आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। आपने पूछा, ठीक है, मेरे से अजय ने पूछा कि सर रिसोर्सेज करा दो। मैं बोल अजय, रिसोर्सेज सबके नहीं पढ़े जाते, ठीक है। अगर हम ऐसे पढ़ने लगे तो नहीं हो पाएगा। मतलब समझ रहे हो, एक एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। एग्जाम के जो सिलेबस है उसमें कहीं नहीं लिखा कि आपको इनके ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है, नहीं बताया हुआ उसने सिर्फ बोला है वर्ल्ड ज्योग्राफी, बेसिक वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो बेसिक वर्ल्ड ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं आपका, ठीक है। हम कोई पर्टिकुलर रीजन को लेके हम अलग से, देखो एक एक पार्ट पे अलग से रिसर्च होती है, ठीक है। आपका जब मास्टर करते हो या आप रिसर्च करते हो तो एक एक पार्ट के ऊपर अलग से रिसर्च होती है। तो वो तो हम इतना बड़ा तो कर ही नहीं रहे ना, ठीक है। चलो, साउथ कोरिया ये हमने देख लिया आपका। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हम डिस्कस कर ही रहे थे आपका, कौन कौन से देश इसके अंदर आते हैं। तो यहां से हमने बताया दीज आर द कंट्रीज जो आपके आते हैं किसमें, आपका साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में आपका आते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो ये सारे के सारे देश हैं जो आपके साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जिनको हम इंक्लूड करते हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आपका आते हैं, है ना। कल मैं आपको, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें पहले ही बता रहा हूं, आप मैप पे आप अपना लेके आए साथ साथ में, ठीक है। मैं आपको सारी जगह बताऊंगा, साउथ चाइना सी, फिलीपींस, सेलेबस सी, बांडा सी, जावा सी, गल्फ ऑफ थाईलैंड, अंडमान, बे ऑफ बंगाल। अच्छा, आपको दिखाई देता है ये मैप? ये मैप दिखाई दे रहा है दोस्तों? व्हाट अबाउट द स्मॉल कंट्री बुरनई एंड द पापा, किस अभी पढ़ाएंगे यार, अभी वही फिर से देखो वही बात कर रहे हो आप। थोड़ा सा तसल्ली किया करो जीवन, मेरी बात सुनो। अभी सिर्फ हमने कौन सी कंट्रीज पढ़ी हैं? ईस्ट एशियन कंट्री पढ़ी हैं, ईस्ट कंट्री पढ़ी हैं। आप जो बोल रहे हो ना वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, ये रही। अभी तो पढ़ाऊंगा ना, अभी शुरू करूंगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद में क्या होगा, सिंगापुर, पढ़ाऊंगा यार अभी। और फिर मैं बता रहा हूं, आप बुरनई पुरनई छोटी छोटी कंट्रियों को लेकर नहीं बैठ सकते, नहीं आता एग्जाम में। वही जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आपको नहीं पता, मुझे पता है एग्जाम के हिसाब, आपको करना है तो बहुत सारी किताबें बैठिए, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं वो पढ़ाऊंगा जो यूपीएससी के हिसाब से रिलेवेंट है, ठीक है। तो आपको पढ़ना है तो यू आर फ्री, आप फ्री हो, बहुत सारी किताब है, आप पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बाकी अनअकैडमी ऐप पर भी आप हमारे साथ प्लस कोर्स में, इफ यू आर वेरी मच सीरियस एंड यू वांट टू जॉइन आवर डिटेल्ड एंड डिस्क्रिप्टिव कोर्स, यू कैन जॉइन अस ऑन द अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस के लिए आपको यूपीएससी सीएससी 2 कैटेगरी मेरे पास, जीएस और ऑप्शनल। तो पहले यार जीएस परचेज करो, फिर ऑप्शनल करना, ठीक है। पहले जीएस का परचेज कर लो, यूपीएससी सीएससी जीएस में जाओ या ऑप्शनल, जो भी परचेज करना। अगर जीएस है आपके पास तो ऑप्शनल परचेज कर लो, नहीं तो पहले जीएस कर लो। एक साथ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है, परंतु अब आपको कोर्स जो है वो अलग अलग परचेज करने पड़ेंगे। मतलब पहले जीएस का परचेज करना पड़ेगा और ऑप्शनल का अलग अलग, दोनों कोर्स अलग अलग परचेज करने पड़ेंगे।
जो भी है, जो भी परचेज करना है गोल में वही चूज करना है आपको। सपोज जीएस का करना है तो गोल में चूज करो यूपीएससी, सीएससी, जीएस, और उसके बाद जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन के जाने पर इधर आप करोगे जीएस के कोर्स हैं यहां पर, और इधर मेरे पास कौन से कोर्स हैं दोस्तों, ये ऑप्शनल के कोर्स हैं। जीएस के कोर्स की फीस क्या है, 1 साल की 50,000, 2 साल की फीस है 72,000, 3 साल की फीस है 90,000। इन सारी फीस पे आप डिस्काउंट ले सकते हो, एक्स्ट्रा 10% जो आपको मिलेगा। जब कब मिलेगा, जब सिर्फ आप कोड यूज करोगे दोस्तों, क्या, सुमित10। सुमित10 कोड यूज करो दोस्तों, आपको कोई स्पेस नहीं है बीच में, कोई स्पेस, कोमा, फुल स्टॉप कुछ नहीं है, सुमित10 का यूज करो, आपको 10% जो है वो क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा तो डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ देखो, जब ये कोड आप यूज करते हो आपका डेटा मेरे पास आएगा और आपको पूरी प्रोसेस में मैं खुद गाइड करूंगा। आपको जो गाइडेंस है ना वो मैं खुद दूंगा, और यूपीएससी में गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। ये है ऑप्शनल के लिए। 6 महीने का भी ज्वाइन कर सकते हो आप 20,000 रुपए, 1 महीने का 5,000, 4,500 रुपए, 36,000 2 साल और 3 साल के लिए 45,000, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। और याद रखना, ये ज्वाइन करते समय भी आप कोड यूज करोगे क्या, सुमित10। मेरे कोड का उपयोग करके आप सारे कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी पे ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी कोर्स नहीं होगा जो आप ना देख पाओ। सो उम्मीद करता हूं जल्द ही आप मेरे साथ जुड़ोगे अनअकैडमी प्लस के ऊपर by using the code सुमित10। Now on this note we are ending this session दोस्तों। अब इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सेशन समझ में आया। अगर समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। मेरे चारों चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों जल्दी से, फटाफट। नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।